साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि चांद पे जिंदगी है या नहीं, पर क्या कोई यह ढूंढ रहा है जो जिंदगी में, इस जिंदगी में खुशी है। मैंने पूछा नींद और मौत में क्या फर्क है। मैंने पूछा नींद और मौत में क्या फर्क है, और किसी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि नींद आधी मौत है और मौत आधी। जिंदगी तो अपने सहारे ही चलती है दोस्तों, औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है कि कोई हंसकर दर्द छुपाता है, कोई रोकर दर्द छुपाता है। अर्थात कर्तव्य से ही कर्ता की रक्षा होती है। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडल तथा यहाँ पर उपस्थित अन्य अध्यापक व अध्यापिकागण तथा सभी श्रोतागण, मैं आप सभी के समक्ष नागरिकों के कर्तव्यों के प्रति धारणा विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। मेजर ध्यानचंद जी का कथन है, मुझे आगे बढ़ाना मेरे देश का कर्तव्य नहीं है। मुझे आगे बढ़ाना मेरे देश का कर्तव्य नहीं है, अपने देश को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य एक दायित्व है। समाज तथा राष्ट्र नैतिक सिद्धांतों तथा कानूनों के आधार पर नागरिकों से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा करते हैं वो ही नागरिक के कर्तव्य है। भारत की बात करें तो भारत के सर्वोच्च कानून यानी कि संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 को 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि आज बढ़कर 11 हो चुके हैं। आखिर मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों पड़ी? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों को संपूर्णता प्रदान करते हैं, या यूं कहूं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दो पहलू कैसे हैं? मुझे संविधान में अधिकार दिया गया है जीवन जीने का। दूसरे व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो मुझे किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। इसीलिए इन दोनों पहलुओं का लोकतांत्रिक संतुलन तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक नागरिक को इनकी समझ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह। रघुपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पंचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के माथे पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। सभागार में उपस्थित निरीक्षी विवेकी निर्णायक मंडल, आदरणीय अध्यापक गण एवं सभी श्रोताओं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिव्य ज्योति कटोच है और मैं राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष विकसित भारत का लक्ष्य विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विकसित भारत ये मात्र शब्द नहीं है, यह आवाहन है मेरे देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए कि वे अपनी क्षमताओं को निखार कर इस देश को शिखर तक ले जाएं। आजादी के बाद के इन 75 वर्षों में भारत ने लंबी दूरी तय की है। ब्रिटिश सत्ता के दमन से उभरकर आज भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और तो और उसी ब्रिटेन को पीछे छोड़ आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग आज दुनिया भर में जरूरी दवाइयों की आपूर्ति करते हैं। आईटी सेवाओं और सॉफ्टवेयर निर्माण में भारत का कोई सानी नहीं। योग और आयुर्वेद जैसी अतुल्य धरोहरों के प्रचार से भारत ने जगत कल्याण में भी खूब योगदान दिया है। भारत की प्रगति इतनी विशाल जनसंख्या
और औपनिवेशिक दमन को सहने के बावजूद भी इतनी तेज है कि वे तीसरी दुनिया की सभी देशों के लिए आशा की एक किरण बन चुके हैं। यहाँ मुझे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ, बुझे दीप पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। केवल धरती ही नहीं, चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलताओं से भारत अंतरिक्ष में भी एक महाशक्ति बन गया है। आज हमारा देश एक नए स्वर्णिम युग की पीछे, जिसे छोड़ आए थे पीछे, अब उसे साथ लाना है, उसे साथ लाना है। जिस कारण भारत जाना जाता है, उस विरासत को बचाना है। हर भारतीय को अपनी विरासत पे गर्व करवाना है। नमस्कार, मैं पलक वर्मा, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की छात्रा, आप सबके समक्ष हमारी विरासत व परंपरा पर गर्व विषय पे अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्तमान में भारत अमृतकाल मना रहा है। इसमें विकास हेतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक भारतीय को पंचप्रण ग्रहण करने का न्योता दिया। ये पंचप्रण भारत के अमृतकाल को सफल काल बनाने के सहायकता है। पर मेरे विचार अनुसार ये पंचप्रण में तीसरे प्रण भारत की विरासत व परंपरा सबसे महत्वपूर्ण प्रण है, क्योंकि इसके जब भारतीय को भारत की विरासत पे गर्व होगा तो भारत स्वतः ही विकसित देश कहलाएगा। जब भारतीय के लोगों में अपनी विरासत को बचाने का विचार होगा तो उन्हें गुलामी की समृद्धि की अपेक्षा उस गुलामी की समृद्धि के नीचे दबे भारत की विरासत को निखारने का विचार आएगा। भारत की विरासत व परंपरा भारत को एकता और एकजुटता का पाठ पढ़ाती है। जब भारतीय को भारत की विरासत से प्रेम होगा तो वे अपने कर्तव्यों को पूर्ति करने पे तत्पर होगा और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगा। जब भारत के लोगों को अपनी विरासत पे गर्व होगा तो अन्य 4 प्रण स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। भारत की विरासत कोई ऐसी विरासत नहीं जिसपे गर्व करना भारतीयों की मजबूरी हो, अपितु भारत की विरासत भारत की शान बढ़ाने वाली है और विश्व में भारत को उसकी विरासत से ही याद किया जाता है। जब विश्व में उचित जैविक जीवन शैली जीने की बात आती है, तब भारत के आयुर्वेद को याद किया जाता है। और आज भी भारत का आयुर्वेद भयंकर से भयंकर बीमारी से लड़ने के योग्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत की विरासत अन्य देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से भारत बाजरा उगा रहा है, पर आज विश्व के 131 देश बाजरे की फसल को उगा रहे हैं। भारत के पास विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। जब विश्व में व्यक्तिगत तनाव की बात आती है तो भारत के योग को नजर आता है। जब विश्व में सामूहिक तनाव से ग्रस्त होता है, तब भारत के पारिवारिक मूल्यों की ओर कदम बढ़ाता है। और भारत की परंपराओं को आज विज्ञान भी अपना रहा है। भारत के घर घर पूजे जाने वाली तुलसी आज वैज्ञानिकों द्वारा क्यून ऑफ हर्ब कहलाती है। भारत जिस विश्व शांति की तलाश विश्व कई सालों से कर रहा है, उसका समाधान
आज भारत के महाउपनिषद में लिखा गया है। वर्तमान में भारत ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र दिया। आज भारत विश्व स्तर पर भारत की विरासत अमिट छाप छोड़ रही है, जो भारत की शान को दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। अंत में मैं अपनी वाणी को चंद शब्दों द्वारा विराम देना चाहूंगी। भारत की विरासत शान बढ़ाने वाली है। भारत की विरासत शान बढ़ाने वाली है। पंचप्राण को ग्रहण कर इसकी प्राण शक्ति बढ़ानी है। हम सबको मिलकर अपनी भारत की विरासत बचानी है। हम सबको मिलकर अपने भारत की विरासत बचानी है। धन्यवाद। भारत क्या था भारत और अब क्या है बतलाती हूँ। क्या था भारत और अब क्या है बतलाती हूँ। धर ध्यान सुनो, मेरे शब्दों में भारत का गौरव गान सुनो। मैं गौतम के भारत से आती हूँ, जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं श्री राम के भारत से आती हूँ, जहाँ पिता की एक आज्ञा पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी रुका, ना झुका, ना डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। आदरणीय मुख्यातिथि महोदय, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं सलोनी शर्मा, कला स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज यहाँ आप सभी के समक्ष अपनी कुछ विचार प्रकट करने आई हूँ और मेरा विषय है अपनी विरासत और परंपरा पर गर्व। हम कौन हैं? हमारी मान्यताएं क्या हैं? इन सभी सवालों का जवाब हमारी विरासत, हमारी कला और संस्कृति देती है। यदि हम भारत के इतिहास की ओर देखें तो हम पाएंगे कि वो दौर इतना समृद्ध, इतना शक्तिशाली था कि पूरे विश्व ने उसके बारे में देखा, जाना, पहचाना तो मानो ऐसा लगा भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता का मुकाबला करना असंभव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सर्व की बात करते हैं। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। विश्व में सर्व के कल्याण की बात किसने की है? सब अपनी अपनी बात करते हैं, पर लेकिन ये है हमारी भारतीय संस्कृति जिसमें हम सर्व के कल्याण की कामना करते हैं। आज हम आजादी के अमृत महोत्सव में आ गए हैं। यह आत्म गौरव से भरे नए भारत के आगाज का समय है और भारत को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने की ओर बढ़ते कदम है। हम सबने देखा कि जब विश्व में सामाजिक या व्यक्तिगत तनाव की चर्चा होती है तो पूरा विश्व योग की ओर देखता है। जब सामूहिक तनाव की चर्चा होती है तो भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखती है। अगर हम अपनी इस समृद्ध विरासत पर गर्व करें तो ये पूरा विश्व हमारे इस विरासत पर गर्व करने से नहीं हिचकिचाएगा। महोदय, हम सबने किताबों में पढ़ा कि जब यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए तो हमने पढ़ा मैन हैज कॉन्कर्ड द स्पेस, एज इफ स्पेस इज अ एनिमी टू बी कॉन्कर्ड। मनुष्य के इसी विचार ने प्रकृति का नाश किया। दूसरी ओर हमारे भारत की सनातन संस्कृति में हम प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति को माता मानते हैं और माता से तो पोषण लिया जाता है, उसका शोषण कभी नहीं किया जाता। यदि हम इतिहास की बात करें तो गुरु गोविंद साहिब जी के साहिबजादों का उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ, जिन्होंने धर्म की खातिर अपना बलिदान दिया। पुत्रों की शहीदी और बलिदान की सराहना करते हुए गुरु गोविंद साहिब जी कहते हैं, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया जीवित। कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े हो जाना या भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाने से मेरे विकसित भारत देश का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यदि आप ये मानते हैं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेने से मेरे विकसित भारत देश का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उस विकसित भारत देश का बच्चा जब सड़क पर नंगे पांव हाथ में तिरंगा लेकर बेचता है तो क्या इससे हमारे विकसित भारत देश का लक्ष्य पूरा हो जाएगा? जी नहीं। हमारे विकसित भारत देश का लक्ष्य तो तब पूरा होगा जब एक गरीब परिवार का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं
बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर खड़ा होगा। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदी और मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदी और मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर रेखा संकल्प लिया है। विगत 75 वर्षों में असाधारण चुनौतियों से जीत हासिल करने के बाद भारत देश की जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है, उससे हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 2047 में हम भारत देश को एक विकसित देश के रूप में जानेंगे। भारत एक विकसित देश बनेगा, इसका अर्थ ये है कि सभी को समान शिक्षा मिलेगी, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी के पास रोजगार होगा। तो आखिर हमें विकसित भारत बनाने के लिए करना क्या होगा? तो इन 24 वर्षों में सबसे पहले हमें प्रति व्यक्ति आय को 5 गुना से अधिक बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ती रहेगी और जो सकल घरेलू उत्पाद है उनको और अधिक तेजी से बढ़ाना होगा। आखिरकार हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को हकीकत में बदल बनाती है। अरे चाहे धूप कितनी भी हो, चूल्हे के आगे अपना बर्तन तड़पाती है। अरे कौन कह रहा है तुम्हें तड़पने के लिए, कौन कह रहा है तुम्हें मर मिटने के लिए? तुमसे तो बस संविधान ने मांगा ही कितना है, कितना मांगा है इस राष्ट्र ने, बस कुछ कर्तव्य। लेकिन उससे भी आज हर नागरिक मुंह मोड़ बैठा है, उससे भी हर नागरिक मुंह मोड़ बैठा है। जब बात इस राष्ट्रगीत और इस राष्ट्रगान के लिए हमारे देशभक्तों ने अपने कतरे कतरे में इसे सम्मानित किया था, लेकिन जब बात की जाए तो क्यों हमारे कदम ठहर नहीं पाते जब सुन लेते हैं कहीं हम इन गीत और गान को। इस राष्ट्रीय तिरंगे के लिए मर मिटे थे देशभक्त, लेकिन क्यों आज हमारी नजरें सम्मान से इसे देख भी नहीं पाती। अगर बात आ जाए एक दिन भी बिना बिजली के काटने की तो कार्यालय में 50 शिकायतें पहुंच जाती हैं। पर क्या कभी सोचा है कि कमरे से निकलते वक्त पंखे को बंद करने की याद आती है? अरे क्यों एकता और एकजुटता को भुलाए बैठे हैं, क्यों हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई की रट लगाए बैठे हैं, क्यों व्यक्ति भूल जाता है कि सबसे पहले हम इंसान हैं, हम नागरिक हैं इस राष्ट्र के, क्यों अपने कर्तव्य को भुलाए बैठे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस भावना को याद करो उन देशभक्तों की कुर्बानी की, याद करो उन देशभक्तों की कुर्बानी की, उन वीरों की, उन जवानों की, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। धन्यवाद। अतिथि, निर्णायक मंडल तथा सभा में उपस्थित मेरे प्रिय साथियों, सपने अनेक हैं, संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट हैं और आजादी के इस अमृत काल में जब 2047 में मेरा भारत आजादी के 100 साल मनाएगा तो विश्व में आजादी का तिरंगा
एक विकसित भारत का तिरंगा झंडा होगा। महोदय, ये अमृत काल चल रहा है और ये भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब भारत को एक लंबी छलांग लगानी है। मैं आने वाले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखता हूं, एक ऐसा राष्ट्र जहां गांव और शहर के बीच में अंतर नगण्य हो, जहां की अर्थव्यवस्था इतनी स्थिर हो, और एक ऐसा राष्ट्र जहां कृषि उत्पादन और नागरिकता एकजुट करके काम करे। एक ऐसा राष्ट्र जहां स्वास्थ्य सेवाएं सभी को हासिल हों। इसके साथ साथ महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एक विकसित राष्ट्र की परिभाषा में, एक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण में आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक प्रगति और पर्यावरण स्थिरता की अहम भूमिका है। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे भारत का आत्मनिर्भर बनना बहुत महत्वपूर्ण है। महोदय, मैं 2047 तक भारत